बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। 79 प्रैक्टिस सेट है और मैं करा रही हूँ आपको DTSSB EMRS और UP TGT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, PGT के लिए और बाकी भी किसी स्टेट TGT PGT एग्जाम्स का अगर आप एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा वीडियो आपके लिए। चलिए, अगर शुरू में आए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ ताकि बेहतर तैयारी आप लोगों की हो पाए, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया हो पाए। तो शुरू करेंगे और देखेंगे गाइज क्या है आज की क्लास में। इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिएगा जरूर गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। एक एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन लेवल अच्छा लगे, ठीक है। चलिए देख लेंगे भाई क्या है आज की क्लास में। The term designates the class of fictional writings that represent an ideal but non-existent political and social way of life। इसमें आपको बताना है कि एक ऐसा टर्म जो डिजाइनेट करता है क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स की क्लास को और रिप्रेजेंट करता है एन आइडियल चीज़ों को बट नॉन एग्जिस्टेंट, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ, है ना। जिस तरीके का सोशल या फिर पॉलिटिकल लाइफ स्टाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसी चीज़ों को ये जो है बताता है यहाँ पर, ठीक है। तो हाईलैंड है, मिडलैंड है, यूटोपिया है, डिस्टोपिया है। तो देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के चीज़ों को बता दिया गया है। यूटोपिया क्या होता है, ये जो टर्म है आप अच्छे से जानते हो, इसको जानते हो ना गाइस। जो यूटोपिया नाम की ये टर्म है आप इसको अच्छे से जानते हो ना, क्योंकि यूटोपिया हमने पढ़ा है, सॉरी डिस्टोपिया पे लगा दिया। यूटोपिया हमने पढ़ा है, एक प्लीजेंट जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है ना, प्लीजेंट, जहाँ पे हर राम राज्य जिसको कहते हैं। तो ऐसा टर्म जो मतलब है तो पॉलिटिकल की या सोशल लाइफ जहाँ पे बहुत बढ़िया चल रही हो लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इमेजिनरी है, तो उसको आप यूटोपिया कहते हो, है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज को अलग कर दिया गया है, बाकी आंसर हमारा वही है। एन इमेजिन वर्ल्ड, एक ऐसा इमेजिन वर्ल्ड या फिर सोसाइटी जो विच पीपल लीड रेच्ड ड्यूह्यूमनाइज्ड फेयरफुल लाइफ, जहाँ पे लोग बहुत ही ड्यूह्यूमनाइज्ड रेच्ड, है ना, और फेयरफुल डरावनी लाइफ जी रहे हों, बिल्कुल अमानवीय लाइफ जी रहे हों, तो वो आपका डिस्टोपिया होता है ना। बिल्कुल यूटोपिया का उल्टा आपका डिस्टोपिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्विक एंड यूजली फनी आंसर्स एंड रिमार्क्स इन कन्वर्सेशन, किसी भी बातचीत में यदि बहुत एकदम क्विक जल्दी वाले और यूजली फनी, थोड़े से फनी आंसर अगर आते हैं आपस में तो उसको सेटायर, आयरनिक, कंसीट या फिर रिपार्टी क्या कहते हैं आप। तो देखिए रिपार्टी होगा इसका, ठीक है। विटी, फुल मतलब फनी और क्विक आंसर्स, रिमार्क्स किसी भी कन्वर्सेशन में। कॉमिक अटरेंस और कॉमिक अपीयरेंस, है ना, जहाँ पे कॉमिक अटरेंस हो, कॉमिक अपीयरेंस हो, मोड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ह्यूमर, सिटायर, कॉमेडी या फिर रिपार्टी। तो ह्यूमर ही होता है ना, ये तो आप जानते हो, आसान टर्म है। A London-based modernist art movement formed in 1914 by the writer and artist Wyndham Lewis। इसमें बता दीजिए, एक लंदन बेस्ड मॉडर्निस्ट आर्ट मूवमेंट फॉर्म किया है इन्होंने 1914 में, किसने, राइटर और आर्टिस्ट विंडम लेविस। तो ये इमेजिज्म है, सिंबोलिज्म है, फ्यूचरिज्म है या फिर वोटिसिज्म है। तो देखिए ये फ्यूचरिज्म है गाइस, है ना, फ्यूचरिज्म है ये। नहीं, एक सेकेंड गाइस, फ्यूचरिज्म में वोटिसिज्म है, याद रखिएगा इसको। द अर्लीस्ट ओड्स इन द इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पहली ओड्स माना जाता है वो कौन सी हैं, बताइए। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो आपका आंसर कौन सा बनता है गाइस, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, पहला ही ऑप्शन, यानी कि एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन जो स्पेंसर के द्वारा है, इन्हीं को सबसे पहली जो है ओड्स माना जाता है। होरेशियन ओड इज ऑल्सो नोन, डोरियन ओड तो आपकी पिंडारी कोड है, पहली जो इससे पहली वीडियो थी उसमें ये आया था, है ना। डोरियन ओड होता है, कहते हैं उसको। और अच्छा, जो होरेशियन ओड है इसको आप इर्रेगुलर भी कहते हो, क्या कहते हो, इर्रेगुलर ओड भी कहते हो। पोप्स ओड ऑन सॉलिट्यूड इज एन एग्जाम्पल, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, जो अलेक्जेंडर पोप की एक ओड ऑन सॉलिट्यूड है, ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, पिंडारिक ओड है, इर्रेगुलर है, होरेशियन है या फिर नन है। तो देखिए ये आपकी इर्रेगुलर है, क्या कहेंगे इसको, इर्रेगुलर ओड, बी ऑप्शन। रोमांटिक ओड एक्सप्रेसेस, रोमांटिक ओड में क्या एक्सप्रेस किया जाता है, पर्सनल इमोशंस, इमोशनल एंड रोमांटिक रेस्पॉन्सेज, पैट्रियटिज्म एंड नेशनल एडोरेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो बी ऑप्शन होगा आपका, यानी कि इमोशनल, एक सेकेंड, इमोशनल और जो आपका रोमांटिक रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर दिखाया जाता है।
द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑड इन द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑड कौन है? वर्ड्सवर्थ है, वॉटसन है और कॉलिंस है, टेनिसन है। तो यहाँ पे वॉटसन आपका आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा वॉटसन। विक्टोरियन एज में जो ग्रेटेस्ट ऑड राइटर जिनको माना जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सोलिलकी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, इनमें क्या डिफरेंस है? क्या सोलिलकी इज शॉर्टर देन ड्रामेटिक मोनोलॉग? Dramatic monologue is addressed to someone. In soliloquy, presence of other character is not necessary. तो ये सारे ही हैं गाइज, है ना, ये सारे ही अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं आई थिंक, ठीक है, सारा ही हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। विच सब्जेक्ट डज द नर्स टॉक अबाउट दैट मेक्स जूलियट अनकम्फर्टेबल? जो रोमियो एंड है विलियम शेक्सपियर का, तो इसमें जो जूलियट नाम की जो इसकी हीरोइन है वो अनकंफर्टेबल फील करती है। नर्स की किस बात पे वो अनकंफर्टेबल फील करती है? तो जब वो सेक्स के बारे में बात करती है नर्स, तो उसके लिए ये अनकंफर्टेबल फील करती है बिकॉज एज काफ़ी कम है ना। तो विच क्वालिटी डज रोमियो लैक? रोमियो के अंदर किस क्वालिटी की कमी है? तो सिंसारिटी, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेजिस्ट्रेंट। तो ये आपका हो जाएगा सेल्फ रेजिस्ट्रेंट यानी कि डी। वाई डज फ्रायर लॉरेंस मैरी रोमियो एंड जूलियट? जो फ्रायर लॉरेंस है वो रोमियो और जूलियट की शादी क्यों करवाता है? आउट ऑफ अ सिंसियर बिलीफ इन देयर लव, क्या बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा है उसको उनके प्रेम पे, या फिर हाँ टू गेट रिवेंज कैपुलेट, जो पास्ट में गलत किया है कैपुलेट ने उसके साथ, तो उससे बदला लेने के लिए, बिकॉज रोमियो पेज हिम, क्योंकि रोमियो ने उसको कुछ पे किया है इसके लिए, या फिर टू क्विल द सिविल स्ट्राइफ इन वेरोना। तो यही होगा इसमें गाइज, है ना, टू स्क्विल द, वेरोना की स्पेलिंग गलत है, ये होती है वेरोना की, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। वेयर इज द प्ले रोमियो एंड जूलियट सेट? ये प्ले कहाँ पे सेट किया गया है रोमियो एंड जूलियट? तो अभी अभी पीछे आया है, वेरोना होगा, है ना। मंटुआ तो वो भाग जाता है जब वो मर्डर कर देता है टाइबेल्ट का, तो वो मंटुआ भाग जाता है। तो अगर ये आंसर पूछा जाए तो उसकी टाइबेल्ट को मार के जो ब्रदर होता है जूलियट का, तो वो कहाँ चला जाता है? वेरोना, मंटुआ भाग जाता है वेरोना से, ठीक है। विच पोएटिक फॉर्म डज द प्रोलोग टेक इन रोमियो एंड जूलियट? कौन सी पोएटिक फॉर्म लेता है जो प्रोलोग होता है किसी भी वर्क का? आपको पता है उससे पहले जो इंट्रोडक्शन टाइप रहता है, तो प्रोलोग किस चीज़ का यहाँ पे लेता है? हैकू है, सोनेट है, सेस्टिना या फिर कपलेट? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसमें शायद ये सोनेट का लेता है ना, बी ऑप्शन सोनेट का लेता है गाइस। विच कैरेक्टर्स अपीयर्स इन द प्रोलोग इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो और जूलियट में कौन से कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्रोलोग के अंदर? रोमियो एंड जूलियट, कैपुलेट या मोन्टेग, या फिर एस्केलस एंड पेरिस, या फिर द कोरस? तो द कोरस, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। मैंने लगभग सभी जो प्ले हैं शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट, सभी का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं लगभग। हर वीडियो के अंदर किसी न किसी स्पेसिफिक प्ले के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहते हैं ना। चलिए, विच फ्रेज फ्रॉम द प्रोलोग एम्फेसाइज, लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइज प्लीज। विच फ्रेज फ्रॉम द प्रोलोग एम्फेसाइजेज द थीम ऑफ फेट्स पावर? जो फेट्स की पावर है, मतलब भाग्य की जो शक्ति होती है, उसको दिखाने के लिए कौन सी फ्रेज का यूज किया गया है, कौन सी फ्रेज पे जोर दिया गया है प्रोलोग के अंदर? एंशिएंट ग्रूज, टेक देयर लाइफ, स्टार क्रॉस्ड लवर्स, या फिर टू हाउस होल्ड्स? तो इसमें गाइज हो जाएगा स्टार क्रॉस्ड लवर्स, ठीक है। स्टार क्रॉस्ड लवर कैसे होते हैं? जो कभी मिलते नहीं हैं आपस में, है ना। हु क्रिटिसाइज्ड रोमियो एंड जूलियट सेइंग? किसने रोमियो और जूलियट को ये कहते हुए क्रिटिसाइज किया है कि इट इज़ अ प्ले ऑफ इटसेल्फ द वर्स्ट, है, अपने आप में ये इतना बुरा प्ले है, सबसे बुरा प्ले है देन आई एवर हर्ड इन माई लाइफ। जब जितने भी मैंने अब तक अपनी लाइफ में सुने हैं ना, उनमें ना सबसे ज़्यादा जो है वर्स्ट इन्होंने इसको कहा है। तो सैमुअल पीप्स, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, निकोलस रो। तो ये जो स्टेटमेंट है गाइज, ए ऑप्शन सैमुअल पीप्स की है। Who considered Romeo and Juliet as one of Shakespeare's most pleasing plays? लेकिन इसी के विपरीत इसको जो है रोमियो और जूलियट को किसी ने मोस्ट प्लीजिंग प्ले भी कहा है। तो ये कौन है गाइज? सैमुअल पीप्स ने तो वर्स्ट कहा है, जॉन ड्राइडन है, डॉक्टर जॉनसन है, या फिर आपके निकोलस रो हैं। इसमें क्या होगा? तो ये गाइज डॉक्टर जॉनसन ने कहा है ऐसा,
मोस्ट प्लीजेंट इसको बताया है डॉक्टर जॉनसन ने। चलेंगे आगे। Between 1590s and 1593 the theatres were frequently closed in London। ये closed रह गया है यहाँ पे लिखना, है ना। तो closed in London owing to किस कारण से 1590 से 93 के बीच में जो थिएटर्स थे लंदन के अंदर वो बंद रहे। क्यों बंद रहे गाइज? तो ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से, डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा मतलब जो ऑब्स्टेकल्स किए गए, डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द नाइट्स के थ्रू, डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द एलाइट्स। क्या होगा इसमें? तो ये ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से था। ए ऑप्शन करेक्ट है। इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड। ये वर्ड सबसे ज़्यादा जो है, ये वैसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आपने देखा भी होगा इधर उधर, ये अच्छा क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए आपको। तो ये क्या क्या है? ऑनरी फिकेबिलिटू डिनी टेटिबस, है ना। तो ये आपका लव सिलेबस लोस्ट में है, बी ऑप्शन। द वॉर ऑफ रोजेज जो कि 1455 से 1487 तक चला था, फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ, किसके वर्क्स में इसको दिखाया गया है? किसने फिगर किया है अपने वर्क्स में इसको? हाँ, तो किसकी बात हो रही है गाइज यहाँ पर? तो देखिए इसमें शेक्सपियर हो जाएगा। शेक्सपियर के वर्क्स में हमें जो है ये देखने को मिलता है वॉर ऑफ रोजेज, जिसमें लैंकास्टर था और है ना, एक वाइट कलर का रोज था और एक आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ रेड, है ना। लैंकास्टर के लिए शायद रेड था और यॉर्क के लिए शायद वाइट था, है ना। तो ऐसा कुछ था। चलिए, इन विच ट्रैक्ट मिल्टन हैज़ एक्सप्रेस्ड सप्लाई फॉर, ये क्या लिखा है गाइस? एक सेकेंड। अच्छा, सपोर्ट है गाइज, ये सपोर्ट, सॉरी ये सपोर्ट वर्ड है, यहाँ लिख देती हूँ सपोर्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच ट्रैक्ट, किस ट्रैक्ट में मिल्टन एक्सप्रेस किया है मिल्टन ने सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होती है? जब कई सारी शादियां जो कर लेते हैं तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं, जब ज़्यादा शादी को जो इच्छुक रहता है। तो उसमें देखिए किस में जो है इन्होंने किस ट्रैक्ट में इसकी बात की है, किस इसको सपोर्ट किया है इस चीज़ को कि बंदा ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला ही है, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, है ना, ए ऑप्शन। अच्छा, ये जो इनका ऑफ ट्रू रिलीजन है ये कब आया था? ये 16, ये थोड़ा डेट आपको पता होनी चाहिए इसकी, ये 1673 में था शायद, है ना। एपिस्टले फैमिलियरीज ये आपका 1674 में था। आप ऐसे याद रखिए इसको, है ना। सब पहले ये था 73 में, और फिर आपका आया ये और प्रोल्यूजनस ये भी आपका 1674 में था। चलिए, हु इज़ ओर्फियस? ओर्फियस कौन था? One of the peasants the speaker sees in the fields, Greek name for mirth, a shepherd from Greek mythology who tried to lead his wife out of the underworld, or the goddess who guides Il Penseroso। तो ये आपका होगा सी, याद रखिएगा। एक शेफर्ड ग्रीक माइथोलॉजी में से जिसने ट्राई किया लीड करने के लिए अपनी वाइफ को आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ठीक है। What does आर यूज इन एल एलिग्रो? जो स्पीकर है एल एलिग्रो में किस चीज़ पे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होती है? द बेस्ट लाइफ इन द लाइफ ऑफ, तो ये सीधा ही बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, द बेस्ट लाइफ ऑफ द लाइफ फुल ऑफ जॉय, क्योंकि जॉय की ही बात की गई है एल एलिग्रो में, जॉयस पर्सन की बात की गई है, और मेलंकोलिक पर्सन की बात की गई है कहाँ पर? इल पेंसेरोसो में, है ना। तो व्हेन डिड मिल्टन राइट एल एलिग्रो? इन्होंने एल एलिग्रो कब लिखी? तो एज ए चाइल्ड, एट द एंड ऑफ हिज करियर, while studying at कैम्ब्रिज, या फिर इन द मिडल ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर। कब लिखा इन्होंने इसको? तो ये देखिए, while studying at कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में पढ़ते समय इन्होंने इसको जो है लिखा था। विच प्ले राइट डज मिल्टन रेफरेंस इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो के अंदर किस चीज़ को रेफर करते हैं ये इस पोएम को, और जो हमारे मिल्टन है? तो क्रिस्टोफर मार्लो, जॉफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर। तो देखिए ये आपका शायद विलियम शेक्सपियर को ही किया है इन्होंने, तो डी ऑप्शन है इसमें। डज द स्पीकर इन एल एलिग्रो विन द डिबेट? तो क्या स्पीकर एल एलिग्रो के अंदर डिबेट को जीत जाता है? इसमें इट्स अनक्लियर, मतलब पता ही नहीं चला, येस है, नो है, और फोर्थ ऑप्शन है कि मतलब डिबेट हुई ही नहीं। तो इसमें क्या होगा? इट्स अनक्लियर, है ना। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कौन डिबेट में विन करता है, ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर करना है। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु स्पीक्स दिस लाइन इन जस्टिस। कौन इस लाइन में जस्टिस की बात कर, जस्टिस में लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु स्पीक्स दिस लाइफ इन जस्टिस, बताइए कौन कहता है इस लाइन को जस्टिस के अंदर कि हु स्पीक्स, मतलब लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन चलाया नहीं है और पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ बिल्कुल, है ना। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।